नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, इस वीडियो में हम यहाँ पे एक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में इस स्टॉक के बारे में पूरा का पूरा हम स्टॉक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं स्टॉक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है, साथ में फंडामेंटल के पिटारे में क्या निकल के आता है, स्टॉक में क्या पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 34.34 रुपए इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। अगर 1 मंथ की यहाँ पे प्रोग्रेस करें तो यहाँ पे एक पॉइंट था 26 सितंबर। ठीक है, 26 सितंबर के बाद ये 58 रुपए 35 पैसे की यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऊंचाई को छू के ये स्टॉक जो है एकदम बुरी तरह से काफी लंबी स्पीड से यहाँ पे काफी मतलब एक तरह से यहाँ पे जो ग्राफ है बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रेट हो गया। एक स्ट्रेट ग्राफ की तरह से ये काफी तेजी से गिरावट का सामना कर रहा है। साथ में यहाँ पे जो गिरावट आपको देखने वाली है, ठीक है, मिलने वाली है, वो 27 रुपए 40 पैसे के आसपास होने वाली है। इस स्टॉक में देखो, मैंने लगातार इस स्टॉक को लेके हम पिछले 1-1.5 महीने से कवरेज दे रहे थे, आपको बार बार बता रहे थे कि भाई इस स्टॉक के अंदर आपको कम से कम 25 सितंबर के बाद निकल जाना चाहिए। ठीक है, 25 सितंबर के बाद अगर आप रहते हो तो ये स्टॉक कम से कम 27 रुपए 40 पैसे तक गिरेगा और यहाँ पे गिरावट भी काफी जबरदस्त तरीके से होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम बना था वो मोमेंटम भी काफी तेज स्पीड से बना था। तो जाहिर सी बात है, गिरावट उससे भी जबरदस्त तरीके से होती है। कोई भी स्टॉक है जितना फास्ट ऊपर जाएगा तो गिरेगा उससे दुगनी स्पीड पे। ठीक है, तो ये हमेशा हर एक स्टॉक्स में होता है। वहां पे जिस स्पीड से वो जाएगा उससे दुगनी स्पीड पे स्टॉक गिरता है। ठीक है, तो ये इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि 25 के बाद यहाँ पे एग्जिट पॉइंट सबसे क्लियर है, आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर आप नहीं निकले तो आपको अभी भी टाइम है कि आप जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल सकते हो, क्योंकि 27 रुपए 40 पैसे तक की यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। साथ में अगर स्टॉक के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 27 रुपए से चल के 58 रुपए 60 पैसे पे गया। देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को देखने को मिला। साथ में स्टॉक का अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 88.39। देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रेंड है स्टॉक का वो काफी मजबूत है। ये एवरेज से भी काफी ऊपर इसका ट्रेंड है। स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर देखो, अभी तक स्टॉक्स के अंदर एक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला, लेकिन जो गिरना है वो भी एक तरीका होता है। देखो, कोई भी स्टॉक है वो ऊपर जाएगा तो नीचे तो वो जरूर गिरेगा। हालांकि स्टॉक जो है फुल पॉजिटिव मोमेंटम में है, मतलब देखा जाए तो स्टॉक में जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छी है। देखो, गिरावट होना एक अलग फैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो उतार और चढ़ाव पूरी तरह से एक मतलब प्रोग्रेसिव मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ में बात करने वाले कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है और सेल्स एक्टिविटी, वो आखिर क्या परफॉर्म कर रही है, कंपनी को कितने प्रॉफिट में उन्होंने रखा हुआ है। तो उसके लिए हम स्टॉक का जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है उस पर एक नजर डालते हैं। जून 2024 का यहाँ पे रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर यहाँ पे इसकी रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे रिवेन्यू 54 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 11% से ज्यादा की गिरावट के साथ है। अगर नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे 1.59 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में 26% यहाँ पे गिरावट के साथ है। साथ अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये भी 28.57% की गिरावट के साथ है। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे ओनली 2.93% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 16% से ज्यादा की गिरावट के साथ है। अब बात करने वाले स्टॉक की थोड़ी सी और डीपली फंडामेंटल एनालिसिस की, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं इसकी मार्केट कैपिटल की, साथ में अगर इसके शेयर प्राइस की। देखो, अगर देखा जाए तो इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा सुपर्ब है। ठीक है, इसी वजह से स्टॉक 38 रुपए 35 मतलब एक अच्छे खासे 38 रुपए के आसपास एक अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम पे आपको 25 सितंबर तक देखने को मिला। ठीक है, और 26 तारीख को यहाँ पे गिरावट हुई। तो देखा जाए तो एक अच्छी खासी हायर वैल्यू को उसने टच किया है। 27 रुपए से चल के 38 रुपए तक जाना, जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से काफी अच्छा है। देखा जाए तो जो मार्केट कैपिटल है वो जितनी ज्यादा कम होती है वहां पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ज्यादा मिलेगी। साथ में स्टॉक के अंदर प्रोग्रेस भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी। अगर स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे मार्केट कैपिटल ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनकी जो होल्डिंग है वो बढ़ जाती है, साथ में जो उनकी प्रोग्रेस है वो गिर जाती है, स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं एक ऐसे की फैक्ट के बारे में जहां पे आरओई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक के लिए। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म एवरेज चल रही है वो 8.59 है। साथ में आरओसी अगर देखा जाए रिटर्न ऑन कैपिटल, तो इसका
कन्वर्जन अगर हम इसका कैपिटल में करें तो यहाँ पे 14.04 के आसपास यहाँ पे हमें आरओसी देखने को मिलती है। साथ में अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 5.07 है। देखो यहाँ पे एक खास मेजर पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि जो बुक वैल्यू है वो इसकी शेयर प्राइस से 7 गुना यहाँ पे कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी स्टॉक की बुक वैल्यू काफी ज्यादा कम होती है स्टॉक से, तो वहां पे ये सोच लो प्रमोटर्स की होल्डिंग जबरदस्त आपको देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे प्रमोटर ने काफी ज्यादा माल समेट रखा है सस्ते भाव में। और ये चीज मैंने आपको मार्केट कैपिटल देख के भी बताया था कि जो यहाँ पे प्राइस रेंज है उसके हिसाब से इतनी कम मार्केट कैपिटल, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स ने दब के माल उठा रखा है। तो स्टॉक्स में आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा स्कोप और परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। गिरावट होना एक अलग फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स में प्रोग्रेस जरूर देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब एक प्रोग्रेसिव स्टॉक ये इसको आप बोल सकते हो, ट्रस्टेड स्टॉक आप इसको बोल सकते हो। अगर बात करें जेपी पावर की, तो जेपी पावर का जो इस टाइम प्राइस चल रहा है वो 18,000 के आसपास चल रहा है, जबकि उसकी मार्केट कैपिटल 23 करोड़ के आसपास है। तो देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में 23 करोड़ काफी ज्यादा है। इसी वजह से स्टॉक के अंदर वहां पे परफॉर्मेंस काफी कम है, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग 50% से ज्यादा है। अब बात करें बुक वैल्यू की, तो कोई भी स्टॉक अपना शेयर प्राइस कभी भी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकता। ये देखा जाए तो एक तरह से सबसे मजबूत रेसिस्टेंस भी होता है। लाइफ टाइम जो भी बाय और सेल एवरेज होती है वो बुक वैल्यू बोली जाती है। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो समझ लो उस कंपनी के उल्टे दिन शुरू हो गए, कंपनी का दिवाला निकल गया और कंपनी डीलिस्ट होने वाली है जल्दी से जल्दी। और साथ में जो सेबी है उसको एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है। साथ में कंपनी के ऊपर सर्विलेंस लग जाता है, उसकी हर एक एक्टिविटी चाहे वो फाइनेंशियल हो या मनी टर्म हो, हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है और लास्ट में कंपनी जाके डिलिस्ट हो जाती है। और यहाँ पे देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स के साथ साथ यहाँ प्रमोटर की भी ठुकाई होती है, साथ में एफआईआई और डीआईआई वालों की भी ठुकाई होती है। एक बार जिस कंपनी में प्रमोटर की ठुकाई हो गई उस कंपनी को कभी भी प्रमोटर नहीं मिलते और वो कंपनी लास्ट में जाके डिलिस्ट हो जाती है। तो ये सबसे ज्यादा मजबूत रेसिस्टेंस होता है। कंपनी चाहे कितनी भी क्रैश हो जाए, लेकिन ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं स्टॉक की फेस वैल्यू के बारे में। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो ₹1 के आसपास है। ये देखो फेस वैल्यू क्या होती है, इन केस ऑफ अगर कंपनी डिलिस्ट हो जाती है तो आपने शेयर चाहे कितने भी रुपए पे खरीदे हो, लेकिन अगर आप बेच नहीं पाते तो आपका जब कंपनी डिलिस्ट होती है आपकी सारी क्वांटिटी जीरो हो जाती है। उस केस में आपको रिकवरी के तौर पे पर क्वांटिटी आपको ₹1 एज ए फेस वैल्यू एज ए रिकवरी अमाउंट आपको मिलेगा। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के अंदर कितने कितने टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टाइम में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हो 1 वीक के लिए, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा लॉस मिलेगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप इसे 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो भी यहाँ पे आपको कोई अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इसे 3 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 11% के आसपास और भी ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। देखा जाए तो 3 मंथ तक स्टॉक के अंदर कोई भी यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 6 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो नियर बाई 1.5% आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ में यहाँ पे 9% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखते हैं कितने टाइम पीरियड पे आपको क्या क्या मिलता है। 1 ईयर की होल्डिंग पे 18% का रिटर्न है, 2 ईयर्स की होल्डिंग पे 97% का रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में 3 ईयर पे भी 97% का रिटर्न, 4 ईयर पे भी 97% का रिटर्न और 5 ईयर की होल्डिंग पे भी 97% का रिटर्न। देखा जाए तो ओवरऑल मिला के यहाँ इस स्टॉक में आपको 1 से लेके 3 मंथ तक कोई भी यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कहीं पे रिटर्न है तो वो कम से कम 9 मंथ पे आपको देखने को मिलेगा, 6 और 9 मंथ पे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म स्टॉक है, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 ईयर से लेके आप यहाँ पे 1 ईयर से लेके आप 2 ईयर तक यहाँ पे होल्डिंग कर सकते हो। कितने टाइम पीरियड पे, 1 ईयर से लेके 2 ईयर पे, क्योंकि 3 ईयर्स पे भी वही रिटर्न है, 4 पे भी वही है और 5 पे भी वही है। तो कोई फायदा नहीं 1 और 2 ईयर्स में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कम अमाउंट है और आप फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टॉक में सिप स्टार्ट कर सकते हो। सिप एक तरह से एफडी की तरह काम करते हैं, जहाँ पे आपको एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट आपको लगाना होता है और फिर वहाँ पे उसकी किस्त बांध देनी होती है, चाहे वो 1 महीने की या हर 2 महीने की या हर 3 महीने या हर 6 महीने की, आप कोई भी टाइम पीरियड चूज कर सकते हो। जैसे आप एफडी पे भरते हो आपके अकाउंट से यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो अमाउंट है, जैसे आपकी किस्त का टाइम आएगा ऑटो अमाउंट डेबिट होता रहेगा, मतलब ऑटो आपके अकाउंट से डिटेक्ट होता रहेगा और सारा अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। जिस टाइम पीरियड पे आप अपने सिप को क्लोज करोगे 1 साल 2 साल बाद, तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी सेम एज में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी जो सिप है क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के जो होल्डिंग पैटर्न है उस होल्डिंग पैटर्न को लेके कि यहाँ पे आखिर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, स्टॉक्स के अंदर किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। सबसे पहले अगर प्रमोटर की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 50.33% के आसपास थी, जो इस साल अगर देखा जाए
33% के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा। साथ में अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर 0.01% थी, जो इस साल भी 0.01% है, मतलब DII की होल्डिंग में भी कोई भी चेंजेस नहीं है। साथ में अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर इसकी जो FII की होल्डिंग 14.47% के आसपास थी, जो इस साल घट के 6.06% के आसपास आके रह गई है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर 35.19% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 43.60% के आसपास हो गया, मतलब 43.60% की यहाँ पे होल्डिंग हो गई। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी शेयर्स में क्या होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पे 35% की होल्डिंग होनी चाहिए। किस किस की होल्डिंग होनी चाहिए? प्रमोटर की, DII की, FII की और गवर्नमेंट की। इन चारों की होल्डिंग मिला के अगर किसी भी स्टॉक में लास्ट 35 के आसपास अगर आपको होल्डिंग देखने को मिलती है तो उस स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। 35 से जितनी ज्यादा होल्डिंग इन चारों की रहेगी उतना ही ज्यादा आपको स्टॉक के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, उतनी स्टॉक्स में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन चारों की होल्डिंग 35% से नीचे चली जाती है तो उस स्टॉक में आपको पैसा ही नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने पैसा लगा रखा है तो वहां से आप तुरंत निकल जाइए, क्योंकि वहां पे आपको परफॉर्मेंस की जगह नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी या फिर एक अच्छा खासा लॉस आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो इस तरह का अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो विकास इकोटेक जो कि केमिकल सेक्टर का स्टॉक है उसको आप चेक कर सकते हो। वहां पे प्रमोटर 10% है और 90% होल्डिंग पब्लिक ने अपने कंधों पे उठा रखी है। सारी कंपनी की परफॉर्मेंस पब्लिक के कंधों पे चल रही है और स्टॉक दिन पे दिन वहां पे गिर रहा है, हर एक बंदा वहां पे लॉस लेके बैठा है। ठीक है, तो देखो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट कामधेनु वेंचर स्टॉक को लेके और एक अच्छी खासी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा पाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।